आज की जो क्लास है उसमें जो आरटीपी मई 2026 का इंटरमीडिएट का एडवांस्ड अकाउंटिंग का आप लोगों का आया, उसको डिस्कशन करने के लिए मैं क्लास ले रहा हूँ। इस पूरे आरटीपी में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो पहले से सॉल्व किया हुआ नहीं है। 3 एमसीक्यू के क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े से वेग टाइप के या बेकार टाइप के थे, उनको मैंने हटा दिया है, बाकी सारा क्वेश्चन रखा है। ओके, उनको मैं डिस्कस करता हूँ 1 बाय 1, आप मेरे साथ देखोगे। कुछ भी नया देखने नहीं मिलेगा, लेकिन रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छा 17-18 क्वेश्चंस हैं। आप मेरे साथ साथ बनाओ, आपका अच्छा से रिवीजन हो जाएगा, बाद में आराम से पेपर लिखने चले जाना। मैं पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 मेरे साथ साथ करोगे आप। ईयर 1, ए कंपनी परचेज्ड ए लैंड फ्रॉम इट्स ओन फंड्स। गुड। स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑन 2 towers on the land. The company for the construction borrowed funds of 60 lakhs each for both the towers. The company is required to pay an interest of 60,000 only annually for each loan. During the first year, the company allotted the vacant area for parking purposes, which fetched the revenue of 15,000 in the year 1 only. ये P&L में जाएगा, incidental operation बोलते हैं इसको. Tower 1 got ready at the end of year 2. मतलब टावर 1 अभी भी बन रहा है, टावर 2 बन के रेडी हो गया है। तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में फुल इंटरेस्ट विल बी कैपिटलाइज्ड और वो इंसिडेंटल ऑपरेशन का 15,000 रुपया P&L में जाएगा। पढ़ता हूं क्वेश्चन क्या मांगा है। द कंपनी कैपिटलाइज्ड द सेम एंड स्टार्टेड यूजिंग द सेम फॉर इंटेंडेड पर्पजेस। टावर 2 रेडी हो गया, टावर 1 अभी भी बन रहा है। पहला क्वेश्चन, हाउ मच बोरोइंग कॉस्ट शुड बी चार्ज्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द एंड ऑफ ईयर 1? द आंसर इज नील। 1 रुपया भी P&L में नहीं जाएगा, सब कुछ कैपिटलाइज होगा, बिकॉज स्पेसिफिक पर्पज लोन है और पूरा इंटरेस्ट, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का फेज चल रहा है, असेट क्वालिफाइंग है, कोई प्रॉब्लम है नहीं उसको लेकर के, तो नील इज द आंसर, डी इज द आंसर। हाउ मच बोरोइंग कॉस्ट इज एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन एट द एंड ऑफ ईयर 1? दोनों टावर का 60-60 हजार मिलाकर के 1,20,000, बी इज द आंसर। हाउ मच बोरोइंग कॉस्ट शुड बी चार्ज्ड टू P&L एट द एंड ऑफ ईयर 3? टावर 1 का तो अभी भी कैपिटलाइज होगा, पर टावर 2 का जो 60,000 रुपीज है वो अब P&L में चला जाना चाहिए। ए इज द आंसर। टावर 1 अभी भी बन रहा है, उसका इंटरेस्ट अभी भी कैपिटलाइज होगा। हाउ मच बोरोइंग कॉस्ट इज एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन एट द एंड ऑफ ईयर 3 ओनली फॉर टावर 1 विच इज 60,000 रुपीज, दैट इज ए। तो अपना चॉइस हुआ डी, बी, ए। आंसर शीट देखते हैं इंस्टीट्यूट का, ये रहा आंसर शीट, डी, बी, ए। सो परफेक्ट। बहुत इजी सा एमसीक्यू था, कोई झमेला था नहीं। अपने आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने रखा, 2, 3, 4 हटा दिया। अगर आपको देखने का मन हो तो आप इंस्टीट्यूट का आरटीपी देख लीजिएगा, उसको वहां से पढ़ लीजिएगा। बट मुझे बेकार क्वेश्चंस लगा, आंसर्स भी मुझे रॉन्ग लगा, तो मैं डिस्कशन करने के लिए उनको लेकर के नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 5, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। IFRS को लेकर के बातचीत कर रहा है। 1973 में बना, 2001 में रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ। याद होगा जब बना उस वक्त इसका नाम था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी। 2001 में रिकॉन्स्टिट्यूट होकर के इसका नाम बन गया इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। 1973 से 2001 तक इन्होंने IAS इशू किया, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फ्रॉम 1 to 41। 2001 से आज तक इन्होंने IFRS इशू किया है फ्रॉम 1 to 17। ऐसे आप 16 लिख सकते हो, बट 17 भी हो गया अनाउंस। जब 2001 में बोर्ड रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ तो जितने भी IAS बने हुए थे पुराने, उसको वैलिडेट किया गया और बोला दे विल रिमेन एप्लीकेबल। लंदन का समझ लो बोर्ड है, लंदन में है, वहीं पे IFRS बनाने के लिए इस बोर्ड का गठन हुआ था। मैं पढ़ता हूं। विथ ए व्यू टू अचीविंग, शॉर्ट नोट है, the objective of setting global standards, the London-based group, namely International Accounting Standard Committee, was formed in 1973. Presently, it is known as International Accounting Standard Board. Between 1973 and 2001, it issued Indian accounting standards.
between 97 and 99, IASC restructured its organization, which resulted into the formation of IASB, which ultimately came into effect on 1 April 2001. Subsequently, IASB issued the standards. IASB publishes its standards under the name International Financial Reporting Standards. The standards issued by IASC till 31/3/2001 are known IAS, and thereafter they are known as IFRS. तो वही नॉर्मल सारी बातें जो मैंने आपको बोली, एक लाइन मैंने एक्स्ट्रा बोला कि जब बोर्ड बना तो उनने कमिटी के जितने भी IAS थे उसको वैलिडेट किया, बोला दे विल रिमेन एप्लीकेबल। अनुपम एसी चला वो। अब भाई अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। Giant Limited has entered into a binding agreement with Tiny Limited to buy a custom made machine, ध्यान रखना custom made machine है, at the end of 2024-25. Before delivery of the machine, Giant Limited had to change its method of production. The new method will not require the machine ordered and it will be scrapped after delivery. Loss अभी लिखना होगा. The expected scrap value is nil. You are required to advise the accounting treatment and give necessary journal entry in the year 24-25. Even if the machine has not yet been bought, but it's a binding sale agreement, so loss has happened, it is incurred. आपको लॉस का प्रोविजनिंग करना पड़ेगा, लाइबिलिटी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। देखो लिखा, ए लाइबिलिटी इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस इन सेटलमेंट ऑफ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन कैन बी एंटिसिपेटेड एंड वैल्यू ऑफ आउटफ्लो कैन बी रिलायबली मेजर्ड। इन द गिवन केस जायंट लिमिटेड शुड रिकॉग्नाइज ए लाइबिलिटी ऑफ ₹1 लाख। मेन पैराग्राफ पढ़ता हूं, अपन तो जर्नल एंट्री का बात करेंगे, ये सेम सम अपने बुक में है, अपने करवाए हुए हैं। Thus the entire amount of purchase price should be recognized as an expense. ये रहा, loss due to change in the production method, debit 1 lakh to Tiny Limited, P&L to loss। तो सर जब बाद में पेमेंट होगा, जब मशीन आएगी घर में, फिर स्क्रैप करेंगे, तो फिर उस वक्त टाइनी लिमिटेड टू बैंक वाला एंट्री हो जाएगा। आंसर इज यस। अभी लॉस को डेबिट कर रहे हैं। सर टाइनी लिख के एक बार प्रोविजन फॉर लॉस लिख दें, बिल्कुल लिख सकते हो, नाम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला पैराग्राफ, अगला क्वेश्चन लिखता, विराट ट्रेडर्स अनलिस्टेड पार्टनरशिप फर्म, टर्नओवर 249.99 करोड़, 250 करोड़ से कम, एमएसएमई, एंड बोरोइंग ऑफ 25.01 करोड़, 50 करोड़ से कम, ये 250 करोड़, सॉरी, 250 करोड़, मैंने 50 बोला, 250 करोड़ से कम टर्नओवर और 50 करोड़ से कम बोरोइंग, तो एमएसएमई का सेकेंड कंडीशन फुलफिल्ड। It is not a bank, financial institution or insurance company. Third condition fulfilled. Not a subsidiary or holding of any other entity. सारा condition fulfilled. The firm wishes to avail MSME exemptions for 24-25. Is it eligible? Yes. पांचों कंडीशन का डिटेल लिख करके बोल देना, all the 5 conditions are fulfilled. So it is a MSME. नीचे लिखा देख, company qualifies as an MSME because its following conditions are fulfilled. Equity and debt securities are not listed, not a bank, turnover not exceeding 250 crore, borrowing not exceeding 50 crore, not a holding or subsidiary of large entities. So it qualifies to be an MSME since it meets all the 5 criteria. नीचे 2 लाइन लिख के दिया है, वो ज्ञान है, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, बट उन्होंने लिखा है, आप भी एग्जाम में आएगा तो लिख देना। It has been assumed that विराट ट्रेडर्स इज नॉट न्यूली क्वालिफाइंग एज एन एमएसएमई, माने पहले लार्ज एंटिटी और अभी एमएसएमई बन रहा है, ऐसा नहीं है। बिकॉज ए नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी दैट न्यूली क्वालिफाइज एज एन एमएसएमई कैन अवेल एग्जेम्पशन ओनली आफ्टर इट रिमेन्स एमएसएमई फॉर 2 consecutive years। पहले अगर लार्ज था फिर स्मॉल बनता है, तो उसको 2 साल तक कंडीशन फुलफिल करने से ही 3rd ईयर से एग्जेम्पशन मिलता है। वो बात उन्होंने अजम्पशन के फॉर्म में लिख दिया है। अंटिल देन फुल एज कंप्लायंस इज रिक्वायर्ड। बट ये लाइन नहीं भी लिखने से चलेगा, आप सिंपल लिख देना, इट इज एन एमएसएमई एंड इट विल अवेल ऑल द एग्जेम्पशंस व्हिच आर देयर। तो देखो सारे जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही रीजनेबल हैं, बहुत ही इजी हैं, आराम से हम लोग कर पा रहे हैं। आगे अमलगमेशन नहीं, कैश फ्लो। द फॉलोइंग आर द समराइज्ड बैलेंस शीट्स ऑफ डार्क लिमिटेड एज ऑन मार्च 25 एंड मार्च 24। मार्च 24 इधर है, ध्यान रखना, मार्च 25 इधर है। शेयर कैपिटल इशू हुआ है, ध्यान रखना, 55 लाख का। मैं पढ़ता हूं आगे, शेयर कैपिटल है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, साथ साथ पढ़ना मेरे।
डिबेंचर है, इशू हुआ है, ट्रेड पेएबल है, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आएगा, अनपेड इंटरेस्ट है, चेक कर लेंगे इससे कि कितना पे हुआ है, प्रोविजन फॉर टैक्स है, पहले का 5 है, अभी 8 है, अगर कुछ नहीं बोलेगा तो 5 का पेमेंट हो गया, 8 का नया प्रोविजन फॉर टैक्स बना है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में परचेजेस है, गुडविल अमोर्टाइजेशन हुआ होगा, इन्वेंट्री वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ट्रेड रिसीवेबल वर्किंग कैपिटल चेंजेस, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लास्ट में लिखने के काम आएगा। तो बहुत ही सिंपल प्लेन सा बैलेंस शीट है, हमें कैश फ्लो बनाने बोला है। लिखा डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर इज 3 लाख रुपया। ये इसी साल डिक्लेयर भी हुआ होगा क्योंकि पुराना बैलेंस शीट में कोई लायबिलिटी नहीं था। तो अपने को पहले जब पीबीटी निकालेंगे तो ये रहा देखो प्रॉफिट फॉर द ईयर 10 लाख से 15 लाख हुआ, तो अपना 5 लाख का प्रॉफिट फॉर द ईयर है। सबसे पहले लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ पीबीटी, 5 लाख से स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। एड डिविडेंड डिक्लेयर्ड 3 लाख रुपया। डेप्रीसिएशन 20 लाख रुपया का चार्ज हुआ है, वो एड बैक करने के काम आएगा, नॉन कैश आइटम। नया डिबेंचर अप्रैल में इशू हुआ था, फर्स्ट डेट में, तो फुल ईयर का इंटरेस्ट निकलेगा। आपको बोला कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाइए, तो एक 5 लाख का प्रॉफिट है, 3 लाख का डिविडेंड है, और 5 ये देखो, और ये 5 लाख का प्रोविजन फॉर टैक्स का तो पेमेंट हो गया होगा, 8 लाख का प्रोविजन बनाए थे, तो 5 और 3 8 और 8 16 लाख का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। आप जब अपना सोल्यूशन चालू करोगे कैश फ्लो का फॉर्मेट बनाने के बाद 16 लाख रुपया लिख के पीबीटी चालू करोगे सोल्यूशन करना। बाकी सब कुछ इजी है, एक एक करके मैं आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का डिस्कशन करता हूं, इसमें कुछ भी नहीं है। नया डिबेंचर 1 अप्रैल 2024 को इश्यू हुआ था, तो डिबेंचर 40 लाख से 50 लाख हुआ, 10 लाख इश्यू हुआ है, और 1 अप्रैल को हो गया, तो फुल ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो पूरे 50 लाख पे 8% इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो 4 लाख इंटरेस्ट आएगा एड बैक करने के लिए ड्यूरिंग द ईयर का। उसमें से 2 लाख रुपए अभी भी अनपेड है, दैट मीन्स पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट आपको 2 लाख दिखाना पड़ेगा अंडर फिनांसिंग एक्टिविटीज। तो मैं सोल्यूशन आपके साथ डिस्कस करता हूं। 16 लाख का पीबीटी है, इंस्टीट्यूट ने 16 लाख रुपया अलग से निकाल करके नहीं दिखाया, पर ये रहा देखो 16 लाख रुपया, 15 - 10 5 प्लस डिविडेंड प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स। ये 16 लाख रुपया आप लोग रफ में वर्किंग नोट में बनाइएगा, और यहां पे ये सब चीज नहीं दिखा करके सीधे लिखिएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 16 लाख रुपया। ओके, ये ऐसा फॉर्मेट बनता नहीं है, रॉन्ग नहीं है, बट हम लोग का आदत है, हम लोग पीबीटी से स्टार्ट करते हैं। अब उसमें हम लोग क्या क्या चीज ऐड करेंगे, एक तो डेप्रीसिएशन 20 लाख का, तो कहां गया डेप्रीसिएशन 20 लाख, ये रहा डेप्रीसिएशन 20 लाख नॉन कैश आइटम। फिर गुडविल अमोर्टाइजेशन 2 लाख का, ये रहा गुडविल अमोर्टाइजेशन 2 लाख का, ये ऐड बैक करेंगे। फिर आया डिबेंचर इंटरेस्ट 4 लाख का, ये रहा डिबेंचर इंटरेस्ट 4 लाख का। तो जब आप 16 लाख में ये तीनों को ऐड करोगे तो आप बोलोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 16 + 4 + 2 + 20 42 लाख। ये 42 लाख इन्होंने आउटर कॉलम में शिफ्ट किया, हम लोग यहीं पे लिखेंगे 42 लाख ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर वर्किंग कैपिटल चेंजेस का आइटम डिस्कस करते हैं, आ जाओ मेरे पास। इन्वेंट्री 42 से हो गया 28, 14 लाख का इनफ्लो। ट्रेड रिसीवेबल 50 से हो गया 52, 2 लाख का आउटफ्लो। और ट्रेड पेएबल हो गया 82 से 75, 7 लाख का आउटफ्लो। तो ये 14, 2 और 7 ये 3 आइटम, इसके बाद हम लोग लिखेंगे वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। तो ये रहा वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये रहा 14, अपना क्या क्या था 14, 2 और 7 ब्रैकेट में देखें, सोल्यूशन दिखाओ ना, हाँ ये रहा, ये देखा 14 लाख का इनफ्लो, 7 और 2 का आउटफ्लो। तो अगर 42 में एडलेस करते हैं तो 42 + 14 - 2 - 7, ये आ गया कैश फ्रॉम ऑपरेशन 47 लाख। ये हम लोग यहाँ पे ये भी इनर कॉलम में लिखेंगे कैश फ्रॉम ऑपरेशन 47 लाख। आप इनर कॉलम आउटर कॉलम का प्रेजेंटेशन को लेके झमेला मत करना, हम लोग का जो फॉर्मेट हम लोग उसी फॉर्मेट में लिखेंगे। ये लोग आइटम को बाहर अंदर कर दिया है, आपको जो फॉर्मेट हमने बताया आप उसी में करिएगा। अब आएगा टैक्सेस पेड, तो पुराना जो 5 लाख का प्रोविजन फॉर टैक्स था वो पेमेंट हो गया, तो लेस टैक्सेस पेड ये इनर कॉलम में लिख करके फिर जो फाइनल 42 लाख होगा उसको आउटर कॉलम में शिफ्ट कर देंगे, दैट विल बी कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज।
अब आएगा कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। आइए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से मिलेगा, बिकॉज इन्वेस्टमेंट है नहीं और कुछ भी चीज बेचा नहीं है, ये लोग खाली खरीदा है। देखो तो 205 का ओपनिंग प्रॉपर्टी, ओपनिंग से क्लोजिंग का जर्नी, ओपनिंग प्रॉपर्टी 205 लाख का था, इसमें डेप्रीशिएशन 20 लाख का माइनस कर दिए तो बिकेम 185 बिकेम 255, तो 70 लाख रुपीस का मशीनरी परचेज है। और कोई ना तो इंटरेस्ट रिसीव्ड है, ना डिविडेंड रिसीव्ड है, ना इन्वेस्टमेंट परचेज सेल है, ना प्रॉपर्टी सेल है, तो बस एक 70 लाख का परचेज ऑफ प्रॉपर्टी है। आओ कैलकुलेशन भी देख लेते हैं। ये रहा परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट 70 लाख, आउटर कॉलम में शिफ्ट हो गए 70 लाख। तो आउटर कॉलम में हमारे पास दो फिगर है, वन इज 42 इनफ्लो, वन इज 70 लाख आउटफ्लो। अब आ जाओ फिनांसिंग एक्टिविटी। फिनांसिंग एक्टिविटी मीन्स बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। तो एक तो शेयर कैपिटल इशू हुआ 55 लाख का, एक डिबेंचर इशू हुआ 10 लाख का, एक इंटरेस्ट पेमेंट हुआ 2 लाख का, 4 - 2, और एक डिविडेंड पेमेंट हुआ 3 लाख का। तो 4 आइटम तो मेरे को बहुत एविडेंटली दिखाई दे रहा है। आइए सॉल्यूशन शीट देखते हैं। इशू ऑफ शेयर 55 लाख, इशू ऑफ डिवेंचर 10 लाख, डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड, क्लोज्ड। टोटल बाहर निकाला 60 लाख रुपए, 55 + 10 - 5, 60 लाख, ये इनफ्लो है। तो 1 इज 42 लाख ऑपरेटिंग एक्टिविटी का इनफ्लो, -70 इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो, +60 फिनांसिंग का इनफ्लो, मिला के 32 लाख। यहाँ एक बड़ा सारा लाइन खींचा हुआ है, इनका रूल बुक है तो दिख नहीं रहा है। 32 लाख इज नेट कैश जनरेटेड। इसमें ओपनिंग कैश अगर ऐड कर देते हैं, वेयर इज दी ओपनिंग कैश 27, तो क्लोजिंग कैश 59 मैच कर जाएगा। 32 लाख आया, ओपनिंग कैश 27 लिखा तो क्लोजिंग कैश मैच कर गया। तो वेरी वेरी सिंपल कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसमें कोई वर्किंग नोट नहीं था, खाली ये परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट का एक वर्किंग नोट बना देना। कितना से स्टार्ट हुआ था, शायद 205 - 20 - 255। तो वेरी वेरी सिंपल कैश फ्लो स्टेटमेंट, इजी सा, 6 मार्क्स से लेकर के 10 मार्क्स के बीच में कभी भी कोई सा भी आ जाएगा। तो रिवीजन के लिए अच्छा क्वेश्चन है, एक बार करके चले जाओ, आपके मन में भी रहेगा कि हाँ आरटीपी हम लोग कंप्लीट करके गए एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, contingencies and events occurring after the balance sheet date. 9 number question. While preparing its financial statements for the year ended on 31st March 2025, साथ पढ़ना, B Limited has come across the following events which took place after 31st March. Financial statements were approved by the board of directors on 30 मई। तो अप्रैल और मई महीना में अप टू 30 में जो भी इवेंट हुआ होगा सिग्निफिकेंट इवेंट, उसको बोलेंगे इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। कोई एडजस्टिंग हो सकता है, कोई नॉन एडजस्टिंग, डिस्कस करते हैं। बी लिमिटेड स्टार्टेड नेगोशिएशंस विद एस लिमिटेड ड्यूरिंग 24-25 टू अक्वायर देयर कंजम्पशन ड्यूरेबल बिजनेस फॉर 400 लाख रुपया। द डील वाज फाइनलाइज्ड ऑन 20 अप्रैल 2025 एंड बी लिमिटेड इन्वेस्टेड 275 लाख बिफोर 30 में। अगले साल ही अकाउंटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि परचेज ऑफ बिजनेस, जब तक बिजनेस एक्विजिशन का सारा प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता तब तक बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। आप बोल ही नहीं सकते कि कंडीशंस वेर एग्जिस्टिंग प्रायर टू द बैलेंस शीट डेट जस्ट बिकॉज की नेगोशिएशंस चल रहा था। फाइनल होने के बाद ही आप इसको बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हो। तो ये एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। डायरेक्टर रिपोर्ट में आप इसका डिस्क्लोजर दे सकते हो। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, आंसर बाद में चेक करेंगे। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट फॉर 31st March 2025, auditor discovered a fraud of 1,25,000 done by the accountant. The fraud was discovered on 20 April, but the accountant of the company had left the job and absconded on 29th of March. मतलब क्लियर हो गया यहां पे कि फ्रॉड मार्च में हो चुका था, लॉस मार्च में हो चुका था, सिर्फ अपने को पता बाद में चला है। मतलब कंडीशंस वेयर एग्जिस्टिंग प्रायर टू द बैलेंस शीट डेट। तो ये एडजस्टिंग इवेंट है। लॉस करेंट ईयर में यानी 24-25 वाला साल में लिख देना होगा। नेक्स्ट, ए फायर एनगल्फ द वेयर हाउस ऑफ बी लिमिटेड ऑन 13 अप्रैल। फायर कभी भी एडजस्टिंग इवेंट हो नहीं सकता। डिस्ट्रॉयड इन्वेंट्री वर्थ 15 लाख रुपए लाइंग देयर। तो ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, इसका कंडीशन पहले से एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता।
यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट विथ रीजन मैंने बोल दिया सबका, वेदर द अफोरसेड इवेंट्स आर एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग एज पर द प्रोविजंस ऑफ रेलेवेंट इंड एज। पहला वाला इज नॉन एडजस्टिंग, कहां लिखा, इट इज ए नॉन एडजस्टिंग इवेंट। दूसरा वाला इज एडजस्टिंग, दिस इज एन एडजस्टिंग इवेंट। और तीसरा वाला इज नॉन एडजस्टिंग। हम लोगों ने डिस्कशन जब किया तो नॉन एडजस्टिंग, एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग, यही हम लोगों का भी ऑर्डर में आंसर था। इंस्टीट्यूट का भी थॉट प्रोसेस वही है, अलाइन करता है हम लोगों के साथ, तो ये क्वेश्चन भी यहां पे कंप्लीट होता है। अब आइए अगला क्वेश्चन, लिखता है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 का क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का। सीए फाइनल का क्वेश्चन है, आप लोगों को भी शायद करवाया हुआ होगा, अगर नहीं तो ये नया क्वेश्चन आप मान सकते हो। ऑन 1 April 2024 वाई लिमिटेड परचेज एन इंडस्ट्रियल प्लॉट ऑफ लैंड फॉर 50 लाख रुपया फॉर द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ए न्यू फैक्ट्री। द कॉस्ट ऑफ 50 लाख इंक्लूडेड ए लीगल कॉस्ट ऑफ 2.5 लाख रुपया, इंक्लूडेड है, अलग से ऐड नहीं करना। तो 50 लाख हमारा कॉस्ट ऑफ द लैंड, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के कॉस्ट में पूरा ऐड हो जाएगा। आगे, द कंस्ट्रक्शन कमेंस्ड ऑन 1 May 2024, तो 1 मई से ही कैपिटलाइजेशन स्टार्ट होगा। वाई लिमिटेड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द कॉस्ट इनकर्ड इन रिलेशन टू द अबव कंस्ट्रक्शन। बात करते हैं, प्रिपरेशन एंड लेवलिंग ऑफ द लैंड 1.6 लाख कैपिटलाइज होगा। इंप्लॉयमेंट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर पर मंथ 58,000, कब तक असेट बन के रेडी हुआ वो पढ़ने से पता चलेगा, ये कैपिटलाइज होगा। लेकिन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन कैपिटलाइज होगा। कॉस्ट ऑफ रीलोकेटिंग द वर्कर फ्रॉम टू न्यू फैक्ट्री फॉर वर्क, नॉन कैपिटलाइजेशन, रीलोकेशन कैपिटलाइज नहीं होता। कॉस्ट ऑफ इनऑगुरल फंक्शन ऑफ द फैक्ट्री, नॉन कैपिटलाइजेशन। ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड डायरेक्टली ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैक्ट्री पर मंथ, ये कैपिटलाइज होगा। तो यस 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 एंड यस, बाकी बीच का 2 तो नो। क्वेश्चन आगे लिखता है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैक्ट्री वाज कंप्लीटेड ऑन 31 December। मान के चलो कि अप्रैल में काम चालू हुआ था ना, मई में चालू हुआ था, मई में चालू हुआ था, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 8 महीना कैपिटलाइजेशन होगा। एंड प्रोडक्शन कुड कमेंस ऑन 1 February, तो हम लोग जनवरी का इंटरेस्ट या जनवरी में कोई भी खर्चा लगेगा तो कैपिटलाइज नहीं कर पाएंगे। द ओवरऑल यूजफुल लाइफ द बिल्डिंग वाज एस्टिमेटेड टू बी 40 years फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन, फाइन। हाउएवर इट वाज एस्टिमेटेड दैट रूफ वुड नीड टू बी रिप्लेस्ड 20 years। तो बिल्डिंग भी है एक, तो जिसको बोलते हैं, और एक रूफ भी है, दोनों का लाइफ अलग अलग है, तो जो कंपोनेंट अकाउंटिंग के हिसाब से डेप्रिसिएशन भी अलग अलग निकलेगा। The cost of replacing the roof at current prices would be 25% of the total cost of the building। तो हम लोगों को जब टोटल खर्चा पता चल जाएगा तो हम लोग डिवाइड कर देंगे 75-25 में, फिर जो 75% बिल्डिंग का है वो 40 साल में, और जो रूफ का है वो 20 साल में डिप्रिशिएट करेंगे। आगे लिखता है, द कंस्ट्रक्शन वाज पार्टली फिनांस्ड बाय ए लोन ऑफ 56 लाख रुपया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पेसिफिक लोन है। Raised on 1 April 2024 at an interest rate of 9%. During the period when the loan proceeds had been fully utilized to finance the construction, Y Limited earned an interest income of 50,000 from temporary investment of the proceeds, ये माइनस हो जाएगा 50,000 रुपया। Assume that all the net finance cost needs to be allocated to the cost of factory excluding land, वो तो मालूम है लैंड के साथ कभी भी इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होता। एंड इंटरेस्ट कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज बेस्ड ऑन 9 month पीरियड। लोन इन्होंने क्योंकि 1 April को ले लिया था, 1 April को, और दिसंबर तक कहानी चली, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसलिए उन्होंने 9 month पीरियड बोला है। अदरवाइज लॉजिकली 8 month पीरियड का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होना चाहिए। लेकिन आप बोल सकते हो कि जब लोन लिए तो हम लोग डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन चालू नहीं किए थे, लेकिन अदर रिलेटेड एक्टिविटी लाइक पेपर चेकिंग, तुम्हारा रजिस्टर में नाम अच्छा से है कि नहीं, फ्री ऑफ चार्जेस है कि नहीं, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क चालू हो गया होगा, इसलिए इन्होंने इंटरेस्ट को 9 महीना का कैपिटलाइजेशन करने के लिए बोला है।
अदरवाइज मई से चालू होना चाहिए, बिकॉज मई से कंस्ट्रक्शन होता, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 8 महीना का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होना चाहिए था। इन्होंने 9 महीना बोला तो हम 9 महीना कर देंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द कैरिंग अमाउंट दैट इज वैल्यू आफ्टर चार्जिंग डिप्रीसिएशन टिल 31st ऑफ मार्च। ध्यान रखना दिसंबर में मशीन रेडी हो गई थी, बिल्डिंग जो भी बोलो, तो दिसंबर से डिप्रीसिएशन चार्ज होगा, तो जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीना का डिप्रीसिएशन चार्ज करना है। ये भी याद रखना, रूफ 20 साल का लाइफ है और बिल्डिंग 40 साल का लाइफ है। ओके, तो पहले क्या क्या खर्चा कैपिटलाइज हो रहा है वो चेक कर लें। लैंड पूरा ये जो है क्या नाम, लेवलिंग पूरा कैपिटलाइज होगा। 58,000 का 8 महीना का कैपिटलाइज होगा, 58,000 इंटू 8 दैट इज 4.64। रॉ मटेरियल 42.48 पूरा कैपिटलाइज होगा। रिलोकेटिंग होगा नहीं, इनागुरल फंक्शन होगा नहीं, ओवरहेड कॉस्ट 50,000 करके 8 महीना का 4 लाख पूरा। इंटरेस्ट 56 लाख पे निकलेगा, 56 लाख इंटू 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12 3.78, और ये जो टेम्पररी इनकम जो हुआ माइनस कर देते हैं 0.5 को, तो नेट इंटरेस्ट आया 3.28। सॉल्यूशन चेक कर लेंगे, बट 1, 2, 3, 4, 5 और 50 लाख का लैंड, एक बार अपने फिगर ऐड कर देते हैं। 50 लाख का लैंड प्लस 1.6 प्लस 4.64 प्लस 42.48 प्लस 4 प्लस 3.28, टोटल 106 लाख का फैक्ट्री बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन है इंक्लूडिंग लैंड। तो 106 लाख में से लैंड को हटा दो, नॉन डेप्रीसिएबल असेट है, बाकी बचा 56 लाख रुपया। ये बिल्डिंग है, इसमें बिल्डिंग और रूफ को अलग अलग करना है 40 साल और 20 साल के लिए, तो 56 लाख का 75% निकाल लो, 42 लाख ये बिल्डिंग का, और 25% अगर निकाल लेते हैं तो 14 लाख। 42 लाख, एक बार सोल्यूशन भी चेक कर लेते हैं, यहां तक का बाकी सब ठीक है, 106 लाख तक परफेक्ट है। ये रहा 56 लाख, ये रहा 56 लाख का 75%, 42 लाख, ये रहा 14 लाख, सारा कैलकुलेशन परफेक्ट है। खाली इंटरेस्ट 9 मंथ का इन्होंने निकालने बोला, बोल के निकाले। एक्चुअली इंस्टीट्यूट का बुक में 8 महीना का निकालने बोला, लेकिन सॉल्यूशन शीट में 9 मंथ लिया है, तो अकॉर्डिंगली मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा एडजस्ट किया आपके लिए। मैं सॉल्यूशन को भी एडजस्ट कर सकता था, बट मैंने क्वेश्चन को एडजस्ट किया। अगर एग्जाम में 8 मंथ का इंटरेस्ट आएगा, आप 8 मंथ ही लिखोगे प्लीज। मेरा में 9 मंथ लिखा हो बोल के मैंने 9 लिखा है। ओके, तो डिप्रीसिएशन में यहां पे निकाल रहा था, 56 लाख आ गया 42, 42 लाख डिवाइडेड बाई 40 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, 26,250, और इसका 14 लाख डिवाइडेड बाई 20 into 3 divided by 12, that is 17,500. Total depreciation is coming 26,250 plus 17,500 is 43,750. ये उन्होंने निकालने बोला था। आइए सॉल्यूशन देख रहे हैं। ये रहा 43,750, 106 लाख से माइनस किया 105 लाख 56,250। परफेक्ट क्वेश्चन, परफेक्ट सॉल्यूशन। ये फाइनल का क्वेश्चन है। Cost of relocating the workers and cost of inaugural function are not directly attributable to the construction cost, hence not capitalized. Perfect. अगला क्वेश्चन, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट, 11 नंबर। ईरा लिमिटेड इंस्टॉल्ड ए प्लांट एंड मशीनरी 100 lakhs, 1 अप्रैल। ग्रांट मिला 40% 40 लाख टूवर्ड्स द कॉस्ट। ग्रांट वॉज क्रेडिटेड टू प्लांट एंड मशीनरी, मतलब प्लांट 60 लाख का, लाइफ 5 साल का, स्क्रैप 10 लाख का, तो 60 माइनस 10, 50 डिवाइडेड बाय 5, 10 लाख का सालाना डिप्रीसिएशन, एनुअल डिप्रीसिएशन। द कंपनी चार्जेस डिप्रीसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड, गुड। आफ्टर 1 ईयर जब WDV 50 लाख हो गया था, द कंपनी हैड टू रिफंड 25 लाख रुपया। रिफंड करने से उल्टा एंट्री करना पड़ता है, पहले असेट गिराए थे, ग्रांट का असेट 100 लाख का था,
ग्रांट 40 लाख माइनस किए थे तब तो 60 लाख आया था ना, अब रिफंड करोगे 25 लाख का तो इसमें ऐड बैक कर देना पड़ेगा। तो अब अपना असेट हो गया 75 लाख, जिसको 4 साल में डिप्रीशिएशन देना होगा। तो 4 साल में अगर आप 75 लाख को डिप्रीशिएशन दोगे, अच्छा 10 का स्क्रैप भी तो है, 75 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 4, 16.25 का डिप्रीशिएशन आएगा सेकेंड ईयर में। जर्नल एंट्री पास करने बोला है, तो पहला जर्नल मशीन टू बैंक 100 लाख का, दूसरा जर्नल बैंक टू मशीन ग्रांट मिलने का, तीसरा जर्नल डिप्रीशिएशन टू मशीन 10 लाख का, डिप्रीशिएशन को पीएल में डाल दिए। नेक्स्ट जर्नल रिफंड हुआ तो मशीन को बढ़ा दो, मशीन टू बैंक रिफंड का, और उसके अगला वाला डिप्रीशिएशन टू मशीन 16,25,000 जिसको पीएनडल में डाल दिया। पूरा प्रोसेस के हिसाब से जर्नल एंट्री पास किया। डिप्रीशिएशन फर्स्ट ईयर का 60 माइनस 10 बाई 5 10 लाख, और उसके बाद 16.25 जो तुमको निकाल के दिखाए। ये रहा सेकेंड ईयर का वर्किंग, 100 से चालू किया, 40 60 माइनस 10 50 प्लस 20 जो मैंने बनाया 75 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 4 60। तो सोल्यूशन परफेक्ट है, आराम से जर्नल एंट्री समझ में आया सारा फिगर वाइज। अगला क्वेश्चन अमलगमेशन का जो नेक्स्ट क्लास के लिए मैं छोड़ता हूं। तो अभी यहां तक के क्वेश्चन को मैंने कंप्लीट किया, नेक्स्ट वीडियो में मैं रिमेनिंग पार्ट ऑफ आरटीपी को कंप्लीट करूंगा। चलो, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स, टेक वेरी गुड केयर, ऑल द सम्स ऑफ आरटीपी वेर स्क्वायरली इजी, गो अहेड, thank you very much, bye bye।